तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साउथ इंडियन केजीएफ चैप्टर 2, जिसका आपको और हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। मूवी की स्टोरी में बहुत ही ज्यादा एक्शन और सस्पेंस है, जिसमें हम रॉकी और संजय दत्त को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आए नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर लें। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फिल्म के शुरू में हमें फ्लैशबैक में रॉकी का बचपन दिखाते हैं, जहां वो अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ तुम्हें सोना पसंद है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि किस औरत को सोना नहीं पसंद है, लेकिन हम जैसे गरीबों की किस्मत में ऐसी चीजें नहीं होती। और फिर रॉकी अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वादा करता हूँ एक दिन सारी दुनिया का सोना लाकर मैं तुम्हें दूंगा। और अब दोस्तों इस छोटे से पल में माँ से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आने वाले वक्त में कितने लोग मरेंगे, ये तो खुद भी कभी रॉकी ने नहीं सोचा था। और अब वो अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितनी ही लाशें क्यों ना गिरानी पड़े। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं और हम जर्नलिस्ट दीपा हेकड़े को देखते हैं, जिसे आनंद इंगलगी ने केजीएफ की आधी ही स्टोरी सुनाई थी और आधी स्टोरी वो आज सुनाने वाले थे। और तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि आनंद जी को हार्ट अटैक आया है। इसीलिए वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि आनंद इंगलगी की तबीयत बहुत क्रिटिकल है। फिर विजेंद्र उनसे पूछता है कि आप मेरे फादर को किस तरह जानते हैं, जिस पर दीपा हेकड़े उन्हें बताती है कि कल वो केजीएफ की उनसे कहानी सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने केजीएफ की आधी ही कहानी सुनाई थी और आधी कहानी वो आज सुनाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब कहानी नहीं सुना पाएंगे। और फिर विजेंद्र उन्हें केजीएफ की पूरी कहानी सुनाने के लिए अपने फादर आनंद के ऑफिस ले जाता है। ऑफिस जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर केजीएफ चैप्टर 2 नाम की बुक ढूंढनी है। तो सभी लोग उस बुक को ढूंढने में लग जाते हैं। साथ में आनंद उस जर्नलिस्ट को बताता है कि उसके फादर के साथ उसके रिलेशन कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, यानी उसके बाप ने कभी उसकी कदर नहीं की थी। वो लोग बहुत देर तक उस बुक को ढूंढते हैं और फिर आखिरकार वो बुक उन्हें मिल ही जाती है। वो जर्नलिस्ट विजेंद्र को केजीएफ की आगे की कहानी उस बुक से पढ़कर सुनाने को कहती है और फिर विजेंद्र कहानी पढ़ना शुरू कर देता है और कहानी पहुंच जाती है फ्लैशबैक में, यानी रॉकी के दौर में, जहां हम देखते हैं कि रॉकी के हाथों गरुड़ा के मरने के बाद विजेंद्र देसाई, एमट्रू और पांड्यन केजीएफ पहुंचते हैं। क्योंकि गरुड़ा मर चुका है तो उन्हें लगता है कि अब गरुड़ा का छोटा भाई विराट ही केजीएफ का अगला सुल्तान बनेगा। और तभी एक शानदार चॉपर में एंट्री होती है हमारे रॉकी भैया की। वहां वो सब विराट को केजीएफ का अगला सुल्तान बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और तभी उनके सामने से होता हुआ रॉकी सुल्तान की कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और रॉकी उन्हें बताता है कि केजीएफ का अब नया सुल्तान मैं हूं, क्योंकि मैंने गरुड़ा के छोटे भाई विराट को भी मार डाला है। जिस पर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं और रॉकी के कहने पर उसके लोग रीना को भी उठाकर केजीएफ में ले आए थे। और साथ में रॉकी उन सबको बताता है कि रीना मेरा एंटरटेनमेंट है, अब से रीना केजीएफ में ही रहेगी। रॉकी की ये बात रीना के फादर विजेंद्र देसाई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी बात पर कमल को भी गुस्सा आ जाता है। कमल उसे कहता है कि तुझे कूड़े से उठाकर महल में बिठाया है, अपनी औकात में रह, अपनी औकात से बाहर मत निकल। जिसके बाद रॉकी उसे शूट कर देता है और अब वो चाहता तो इन सबको भी यहाँ मार सकता था, लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए उसे पार्टनर्स की जरूरत थी और ये लोग पहले से ही इस बिजनेस को चला रहे थे, इसलिए रॉकी इन्हें छोड़ देता है और बिजनेस में पार्टनर रहने देता है। फिल्म के अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम फरमान है और वो केजीएफ में ही काम करता है। और जब उसकी माँ उसके हाथ में गन देखती है तो उसे फौरन मना करती है कि वो इन चीजों से दूर रहे। जिस पर फरमान अपनी माँ से कहता है कि 4 दिन पहले हम लोग क्या थे, रॉकी भाई ने हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल डाली है और अब हम जिएंगे और मरेंगे रॉकी भाई के लिए। दरअसल केजीएफ में मौजूद सभी लोग रॉकी को अपना गॉडफादर मानते हैं। और दूसरी तरफ हम रीना को देखते हैं, जिसे रॉकी जबरदस्ती उठाकर केजीएफ में ले आया था। ये बात रीना को बहुत बुरी लगी थी और वो रॉकी से नाराज रहती थी। और अगले सीन में हम रॉकी को केजीएफ की जेल में एक आदमी को मिलते हुए देखते हैं और वो आदमी कोई और नहीं वनारम था। वनारम गरुड़ा का बहुत ही खास आदमी था। केजीएफ की सारी सिक्योरिटी वनारम के हाथ में थी, जिसे हमने चैप्टर 1 में गरुड़ा की सिक्योरिटी करते हुए देखा है। केजीएफ के सभी लोगों को लगता था कि रॉकी ने वनारम को मार दिया है, लेकिन रॉकी ने वनारम को मारा नहीं बल्कि जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग गन चलाना सीख रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी निशाना ठीक नहीं था। जिन लोगों ने केजीएफ में सालों से मजदूरी की है वो एकदम से गन चलाना कैसे सीख लेंगे। और फिर वहां रॉकी विनारम को ले आता है और वहां खड़े सब लोग विनारम को देखकर डर जाते हैं। तभी उसकी बेड़ियां खोलकर उसे गन दे दी जाती है। दरअसल रॉकी ने उसको केजीएफ की सिक्योरिटी के लिए दोबारा मना लिया था। विनारम रॉकी से कहता है कि हमें आउटपोस्ट 1 पर 300 लोग चाहिए, क्योंकि वो मेन गेट है और हमें वहां सख्त से सख्त सिक्योरिटी चाहिए। रॉकी यहाँ अपनी आर्मी बना रहा होता है और केजीएफ के मजदूरों को अपने सोल्जर्स बना लेता है। रॉकी को पता चलता है कि केजीएफ में सिर्फ एक माइन नहीं बल्कि यहाँ 9 माइंस हैं और वो बाकी की बची हुई 8 माइंस को भी ब्लास्ट करके खुलवा देता है। दरअसल शूरवर्धन ने सिर्फ एक ही सेक्टर को खोला था और वहां से ही उसे इतना सोना मिल गया था कि उसे बाकी के 8 सेक्टर खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए उसने बाकी के 8 सेक्टर के बारे में किसी को नहीं बताया था। लेकिन यहाँ रॉकी ने पूरे 9 सेक्टर्स को खोल दिया है और उन सभी माइंस में से अब सोना निकालने का काम शुरू हो जाता है।
केजीएफ के बहुत सारे मजदूर बाकी की माइंस के अंदर जाने से बहुत ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि उन्हें माइंस के अंदर के दर्दनाक लम्हे आज भी याद हैं, जहां गरुड़ा की दहशत आज भी जिंदा है। और तभी वहां उनका साथ देने के लिए रॉकी आता है और वो खुद हथौड़ा पकड़कर माइन के अंदर चला जाता है। उसे देखकर बाकी के सब मजदूर भी उसके साथ माइंस के अंदर चले जाते हैं और सोना निकालने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे रॉकी के घर में बैठे होते हैं और उन्हें शोर करता देखकर रीना उन्हें डांटती है। दरअसल वो बच्चे दिन रात रॉकी का नाम लेते रहते हैं, जिस पर रीना उन पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम क्या हर वक्त रॉकी रॉकी करते रहते हो। अब दरअसल रीना को मालूम नहीं था कि रॉकी ने केजीएफ के लिए क्या किया है और इन लोगों के लिए रॉकी क्या मुकाम रखता है। इसलिए वो सब बच्चे रीना को रॉकी की कहानी बताते हैं कि उसने केजीएफ में आने के बाद उन सब के लिए क्या क्या किया था। वहां दूसरी तरफ हम फरमान को देखते हैं, जो अपनी माँ से मिलने आया था। दरअसल फरमान उन 300 लोगों में था जो आउटपोस्ट की सिक्योरिटी के लिए जा रहे थे और फिर उन 300 लोगों को आउटपोस्ट 1 की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया जाता है। दूसरी तरफ राजेंद्र देसाई बहुत गुस्से में होता है। वो मुंबई शेट्टी को फोन करता है और कहता है गरुड़ा मर चुका है और केजीएफ का नया राजा अब रॉकी है। और साथ विजेंद्र देसाई सेठी को कहता है कि वो अनायत खलील के कांटेक्ट में भी रहे। दूसरी तरफ केजीएफ में तमाम माइंस में दिन रात काम चल रहा था, लेकिन रॉकी फिर भी उन्हें कहता है कि मुझे और ज्यादा सोना चाहिए। वहां एक मजदूर का हाथ लगने से एक बॉक्स नीचे गिरता है, जिसमें से अधीरा की तलवार निकल आती है और उस तलवार को देखकर वहां खड़े सब मजदूर ऐसे डर जाते हैं जैसे उन्होंने अधीरा को देख लिया हो। वनारम रॉकी को बताता है कि अधीरा एक ऐसा जालिम इंसान था जो केजीएफ पर राज कर सकता था। जब शूरवर्धन केजीएफ का सुल्तान था, तब अधीरा ने केजीएफ की सारी सिक्योरिटी संभाली थी। और इन माइंस की दीवारों में मिट्टी नहीं, मजदूरों का खून है, जिन्हें अधीरा ने बहाकर इस केजीएफ को खड़ा किया है। वो अकेला ही एक फौज के बराबर है। और फिर वनारम रॉकी को बताता है कि जब तुमने गरुड़ा को मारा था, अगर अधीरा वहां पर होता तो तुम कभी भी केजीएफ को नहीं ले सकते थे। और अब अगले सीन में हमें आउटपोस्ट 1 दिखाते हैं, जहां अधीरा अटैक कर देता है और वहां तैनात 300 लोगों को अधीरा के लोग मार देते हैं। दूसरी तरफ एंड्रयू विजेंद्र देसाई को बुलाता है और उसे कहता है कि हम केजीएफ वापस ले सकते हैं, हमें सिर्फ रॉकी को केजीएफ से बाहर लाना होगा और ये काम सिर्फ रीना ही कर सकती है। जिस पर विजेंद्र उसे कहता है कि ये कैसे होगा। एंड्रयू उसे कहता है कि अगर उसके बाप की मौत हो जाए तो टीवी पर चलती न्यूज देखकर रीना जरूर आएगी और उसके पीछे रॉकी भी बाहर आएगा। और तभी एंड्रयू विजेंद्र देसाई को मार देता है, जिसके बाद टीवी पर न्यूज चलती है कि राजेंद्र देसाई का किसी ने खून कर दिया है। और अब टीवी पर यह खबर देखकर रीना केजीएफ से निकल आती है और उसके पीछे रॉकी भी आ जाता है। और अब रास्ते में खड़े अधीरा के लोग रीना को किडनैप कर लेते हैं और रॉकी और उन लोगों के बीच में काफी फाइट होती है। रॉकी रीना को लेने के लिए अधीरा के लैंड पर आता है, जहां वो बहुत सारे लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ता है। वहां हम अधीरा को एक पहाड़ी पर खड़ा देखते हैं, जो एक बंदूक से रॉकी का निशाना लिए खड़ा है और वो रॉकी के सीने में गोली मार देता है। रॉकी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा होता है और अधीरा उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लोग तुम्हें इसी तरह देखें ताकि उन्हें पता चले कि उनके गॉडफादर का भी खून निकलता है। और जब केजीएफ के लोग तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो उनका डर मेरे लिए फिर से वापस आ जाएगा। और फिर होता भी इसी तरह है। जब रॉकी को केजीएफ में लाया जाता है तो वहां के लोग रॉकी को इस हालत में देखकर बहुत टूट जाते हैं और तभी एक आदमी केजीएफ में सबको बताता है कि अधीरा अभी जिंदा है, जिस पर वो सब लोग डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुंबई का डॉन शेट्टी रॉकी के जितने भी लोग दोस्त और उसके साथ काम करने वाले हैं, वो उनको खाने की दावत पर बुलाता है और वो यहाँ इन सब के खाने में जहर मिलाकर उन सबको मार देता है। और अब मुंबई में जितने भी लोग रॉकी के साथ काम करने वाले थे, उन सबको शेट्टी ने मरवा दिया था। दूसरी तरफ रॉकी मौत से लड़कर बच जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एक कॉल आती है और ये कॉल मुंबई के डॉन शेट्टी की थी। और अब रॉकी की हालत काफी खराब थी। एक तरफ उसकी हुकूमत गिर रही थी और दूसरी तरफ मुंबई में उसके साथ सब काम करने वाले मर चुके थे। इसलिए शेट्टी रॉकी पर काफी रौब जमाता है और उसे कहता है कि पहले की तरह मेरे पास काम करने आ जा और साथ में अपनी रीना को भी लेकर आ। और अब मुंबई में रॉकी के लिए काम करने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, जिसे वो अपने बाप की तरह मानता था। और अब रॉकी उसे कॉल करके एक काम कहता है और वो काम क्या है ये हमें फिल्म में आगे चलकर ही पता चलेगा। और अब अधीरा के आने के बाद रॉकी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए रॉकी बहुत सारा पैसा और सोना लेकर रीना को साथ लेकर दुबई चला जाता है। केजीएफ के सभी लोगों को लग रहा था कि रॉकी ने उनका साथ छोड़ दिया है और वो अधीरा से डरकर यहाँ से भाग गया है, क्योंकि रॉकी बहुत सारा पैसा और सोना लेकर वहां से गया था। इसलिए उन्हें लगता था कि रॉकी अब वापस नहीं आएगा और वो लोग खुद को अब अकेला समझने लग गए थे। लेकिन हमें पता चलता है कि रॉकी दुबई में अनायत खलील से मिलने आया था और वो उससे मिलने के लिए एक मीटिंग रखता है। मीटिंग के दौरान पता चलता है कि रॉकी अनायत खलील से एक डील करने आया था, जिसमें रॉकी अनायत खलील को कहता है कि वो आधे रेट में साउथ अफ्रीका से गोल्ड लाकर उसे दुबई में देगा, जिस पर इनायत खलील उसे कहता है कि इंडिया में पांडियन की हुकूमत गिरने वाली है और रमिका सेन की हुकूमत आने वाली है और उसके आते ही तुम्हारा दौर खत्म हो जाएगा, और वैसे भी मैं ये डील किसी और के साथ कर चुका हूँ, तुम काफी लेट हो गए हो। और दूसरी तरफ अधीरा भी अपनी फौज लेकर केजीएफ की तरफ बढ़
बड़ा है, यानी अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। और साथ में इनायत उसे कहता है कि उसके इंडिया में बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुमने दोस्तों से ज्यादा दुश्मन बनाए हैं। अगर दोस्त बनाए होते तो आज तुम कुछ और होते। तभी इनायत खलील को इंडिया से एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके जितने भी इंडिया में दोस्त थे उन सबको कत्ल कर दिया गया है, और उन सबको मारने वाला कोई और नहीं, रॉकी के अपने लोग थे। जिससे हमें पता चलता है कि मुंबई में जब रॉकी ने खान चाचा को कॉल की थी तो उन्हें यही काम बोला था। ये सुनकर इनायत खलील बहुत परेशान हो जाता है और रॉकी उसे कहता है कि डील इज डन। और साथ ही रॉकी जो अपने साथ ढेर सारा सोना और पैसा लाया था, उनकी मदद से रॉकी इनायत खलील से लेटेस्ट गन्स खरीद लेता है। वहां दूसरी तरफ इंडिया में अधीरा अपनी पूरी फौज के साथ केजीएफ की तरफ बढ़ रहा था। तभी रॉकी उसे रास्ते में रोक लेता है, जिस पर अधीरा कहता है ये अभी तक जिंदा है। और इसके बाद अधीरा के सब लोग रॉकी पर हंसने लगते हैं। और तभी रॉकी के सब सोल्जर्स ट्रक्स में से निकलकर लेटेस्ट वेपन से उन पर हमला कर देते हैं, और उस अटैक में अधीरा के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। अब क्योंकि अधीरा के पास रॉकी की तरह लेटेस्ट वेपन्स नहीं थी, इसलिए वो पीछे हटना ही मुनासिब समझता है। लेकिन इन सब में अधीरा को एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। और अब यहाँ रॉकी अधीरा को मारता नहीं है, बल्कि उसे जिंदा छोड़ देता है और उसे कहता है कि एक बार तुमने मुझे जिंदा छोड़ा था और अब एक बार मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। अब हिसाब बराबर हो गया है, दोबारा कभी केजीएफ की तरफ देखना भी मत। और अब अधीरा वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पांडियन की हुकूमत इंडिया से गिरने वाली थी। इसलिए वो लोग ऑपोजिशन के लोगों को डरा धमका कर राजी कर लेते हैं कि वो पांडियन के खिलाफ वोट ना दें, ताकि इंडिया में पांडियन की हुकूमत रहे। दूसरी तरफ अधीरा बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। वो डॉक्टर को अपने जिस्म से गोली निकालने नहीं देता और उसे कहता है कि गोली मेरे जिस्म में ही रहने दो, इसके दर्द से मुझे याद रहेगा कि मैंने किसी से बदला लेना है। और अब फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी मुंबई शेट्टी के पास पहुंचता है, क्योंकि शेट्टी ने रॉकी के साथ फोन पर काफी बदतमीजी की थी और अब रॉकी उसका जवाब देने उसके पास गया है। रॉकी शेट्टी को कहता है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा तुमने मेरे बारे में जो कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जो तुमने रीना के बारे में कहा। जिस पर डर कर शेट्टी उसे कहता है कि मुझे मारो मत, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ, मुंबई पर तुम राज करो, अब हर चीज के सुल्तान तुम हो। लेकिन रॉकी उसे गोली मारकर मार देता है। और अब पांडियन रॉकी को कहता है कि फिलहाल के लिए हमने अपनी हुकूमत तो बचा ली है, लेकिन अगले चुनाव में रमीका सेन की पार्टी जरूर खड़ी होगी और अगर वो जीत गई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। और अब कहानी 3 साल बाद 1981 पर शिफ्ट होती है, जहां पर हम देखते हैं कि रमीका सेन की हुकूमत आ चुकी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रमीका सेन एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है और उसने आज ही पीएम की सीट संभाली है। और अब रमीका अपने पीएम के ऑफिस जा रही होती है, तभी वहां सीबीआई का बहुत बड़ा ऑफिसर आता है और वो उसे केजीएफ के बारे में बताता है, जिस पर रमीका उसे कहती है ये एक स्टेट इशू है और उसे वहां की पुलिस संभाल लेगी। लेकिन वो सीबीआई ऑफिसर उसे बताता है कि ये स्टेट इशू नहीं, नेशनल इशू है। केजीएफ पर रॉकी का राज है और रॉकी पूरे इंडिया का डॉन है। और फिर वो रॉकी के बारे में रमीका को बताता है। इसके बाद रमीका अपनी टॉप पुलिस फोर्स को केजीएफ भेजती है ताकि वो जाएं और रॉकी को वहां से लेकर आएं। और जब पुलिस वाले केजीएफ पहुंचते हैं तो उन्हें वहां लोगों का बहुत बड़ा हजूम नजर आता है, जिन्होंने पूरे रोड को ब्लॉक कर रखा था। और वो कहते हैं कि तुम हमारे होते हुए हमारे गॉडफादर रॉकी को बिल्कुल नहीं ले जा सकते। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर्स वहां से वापस आ जाते हैं। और अब कहानी शिफ्ट होती है 1983 में, यानी 2 साल बाद। और यहाँ हम देखते हैं कि वो केजीएफ पुराने वाला केजीएफ नहीं रहा। यहाँ मुकम्मल रिफाइनरी की मशीनें और वहाँ प्लांट्स लग चुके हैं और वहाँ के मजदूर भी अब प्रॉपर वर्कर्स की तरह काम करते हैं। और वहाँ अब रॉकी ने केजीएफ के मजदूरों को पक्के मकान, जीने का हक और सारी सहूलतें दे दी थी। और अब रॉकी उन सबके दिलों पर और इंडिया पर राज कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काम कर रहे मजदूरों के साथ एक आदमी चोरी छुपे वहां अंदर आ जाता है और वो चुपके से तस्वीरें लेने लगता है। दरअसल वो एक जर्नलिस्ट है। वो रॉकी की असलियत दुनिया को बताना चाहता है और जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है तो उसे रॉकी के सामने पेश किया जाता है। वो आदमी रॉकी से कहता है कि वो एक सच्चा रिपोर्टर है और वो उसकी सारी करतूतों को लोगों के सामने रखेगा और बताएगा कि केजीएफ में वो कितना लोगों पर जुल्म करता है। ये सुनकर रॉकी उसे कॉपी पेंसिल देता है और उसे इजाजत देता है कि वो खुलेआम जाकर तस्वीरें ले और किसी की कही सुनी बातों पर एतबार न करे, जो देखे सिर्फ वही लिखे। वहां दूसरी तरफ रमीका को पता चलता है कि रॉकी के इंडिया में बहुत सारे अड्डे हैं जिस पर वो स्मगलिंग करता है और वो उसके सब अड्डों पर रेड करवाती है और उसके सारे आदमियों को पकड़ना शुरू कर देती है। और फिर वो एक जगह रेड करते हैं जहां एक ट्रक में रॉकी का 1400 किलो सोना पड़ा हुआ था, लेकिन वो रेड से पहले ही उस ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन गलती से एक सोने का टुकड़ा वहां पर गिर जाता है जो उन सीबीआई के ऑफिसर्स के हाथ लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दुबई से बहुत सारी गन्स आई थी और वो बारी बारी रॉकी को बहुत सारी गन्स दिखा रहा था, लेकिन रॉकी उसे कहता है कि कोई और अच्छी गन दिखाओ, जिस पर वो रॉकी को एक बहुत बड़ी गन दिखाता है और कहता है कि इससे बड़ी गन अब मेरे पास नहीं है। और वो आदमी ये भी कहता है कि इसका ट्रायल यहाँ पर नहीं किया जा सकता, इसकी रेंज और डैमेज बहुत ज्यादा है।
और तभी वहाँ एक आदमी आता है जो रॉकी को बताता है कि हमारा 1400 किलो सोना पकड़ा जाने लगा था, लेकिन वो सोना हमने बचा लिया है। लेकिन वहाँ पर एक सोने का टुकड़ा रह गया है जिसे वो अपने साथ ले गए हैं, बाकी हमने सोना बचा लिया है। ये सुनकर रॉकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोने का टुकड़ा लेने के लिए पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ रॉकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जिस पर कुछ पुलिस वाले उसको पूछते हैं कि तुम कौन हो, और वो कहता है मैं रॉकी हूँ। जिसके बाद वो सब लोग उससे डर जाते हैं और रॉकी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उनमें से एक पुलिस वाला वो सोने का टुकड़ा लाकर उसे दे देता है और रॉकी वहां से वो सोने का टुकड़ा लेकर बाहर चला जाता है। और जब रॉकी गाड़ी में बैठता है तो वो गन डीलर उसे कहता है कि सर गन के ट्रायल के लिए हम कहाँ चलें, जिस पर रॉकी उसे कहता है कि कहीं नहीं जाना, यही ट्रायल करते हैं। और फिर रॉकी गाड़ी की डिक्की में से उस गन को निकाल कर खड़ा करता है और बहुत सारी गोलियां चलाता है और उनके साथ स्टेशन और वहां खड़ी गाड़ियों को तबाह कर देता है। वहां मौजूद पुलिस वाले जो रॉकी के वहां आने से पहले उसे कोई छोटा मोटा सोने का चोर समझते थे, वो रॉकी की इस हरकत को देखने के बाद समझ गए थे कि रॉकी कोई छोटा मोटा चोर नहीं है, वो इंडिया का डॉन है। और अब दूसरी तरफ एक टीवी इंटरव्यू में रमीका सेन इनडायरेक्टली रॉकी को वार्निंग देती है कि हमारे पास भी हथियार हैं जिसे हम आर्मी और नेवी कहते हैं और हम घर में घुसकर मारेंगे। दरअसल उनमें से अभी तक किसी ने रॉकी को नहीं देखा था और ना ही उनमें से किसी के पास रॉकी की कोई फोटो थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रयू अधीरा से मिलने आता है और अधीरा से केजीएफ के अंदर घुसने की प्लानिंग पूछता है, जिस पर अधीरा उसे कहता है कि केजीएफ में घुसने के सिर्फ 2 रास्ते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है जिसकी वजह से वहां से अंदर नहीं जाया जा सकता। और फिर अधीरा एंड्रयू को बताता है कि मैंने केजीएफ के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को पकड़ रखा है और उनसे पूछकर मैंने केजीएफ का एक नया नक्शा तैयार किया है। आगे हम देखते हैं कि केजीएफ में दिन रात माइनिंग की वजह से बहुत सारे लोग जख्मी हो रहे थे, लेकिन रॉकी फिर भी उनको कहता है कि दिन रात काम करो, काम रुकना नहीं चाहिए। जिस पर उसके खान चाचा को रॉकी पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम में और गरोड़ा में कोई फर्क नहीं है, तुम इतना सारा सोना लेकर कहाँ जाओगे, क्या करना चाहते हो तुम। जिस पर रॉकी उन्हें बताता है कि उसने अपनी माँ के साथ बचपन में वादा किया था कि वो एक दिन सारी दुनिया का सोना इकट्ठा करेगा और मैं सिर्फ अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूँ और मुझे ये वादा पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर हमें दिखाते हैं कि एक बूढ़ा शराबी शराब खरीदने के लिए दुकान पर खड़ा होता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते और तभी वहां पर एक आदमी आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें रोजाना भरपेट शराब मिलेगी और बहुत सारा पैसा मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें वहां सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। और फिर वो उस बूढ़े आदमी को लेकर एक कब्र पर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें रोजाना सिर्फ इस कब्र को साफ करना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, रॉकी का बाप था और वो कब्र रॉकी की माँ की थी। रॉकी खान चाचा को बताता है कि इस आदमी ने जीते जी मेरी माँ की कदर नहीं की, अब कम से कम मरने के बाद मेरी माँ का ख्याल रखेगा। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोगों को पता चल जाता है कि रॉकी के इरादे गलत नहीं है, वो सिर्फ अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा करना चाहता है। और वहीं खड़ा वो जर्नलिस्ट जो रॉकी को बुरा इंसान समझता था, उसे भी पता चल जाता है कि रॉकी गलत इंसान नहीं है, इसलिए वो अपनी सोच को रॉकी के लिए बदल देता है और उसको अपनी कहानी में विलन की बजाय हीरो लिखता है। और ये जर्नलिस्ट कोई और नहीं, आनंद इंगलगी ही है। इसके बाद रीना भी रॉकी को प्रपोज कर देती है, जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और अब अगले सीन में एंड्रयू अधीरा के पास फिर से आता है और उसे कहता है कि हमें वो जगह मिल गई है जहां से हम केजीएफ के अंदर जा सकते हैं। वो अधीरा को लेकर माइन 3 पर आता है जहां अधीरा उस जगह को खोदने लगता है। वहां दूसरी तरफ रीना की तबीयत खराब होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और रीना ये न्यूज़ भागती हुई रॉकी को जाकर बताती है और ये बात सुनकर रॉकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब अधीरा उस माइन के जरिए केजीएफ के अंदर आ चुका था और वो एक बहुत बड़ी गन के जरिए निशाना बांधकर रीना को शूट कर देता है, जिससे रीना की मौत हो जाती है। ये देखकर रॉकी पूरी तरह टूट जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ अधीरा ने पूरे केजीएफ पर अटैक कर दिया होता है और उसके सब सोल्जर्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से केजीएफ अब रॉकी के हाथों से निकलती नजर आ रही थी। और रॉकी तो अकेले ही हर मुसीबत का मुकाबला करता है, उसे तो कभी किसी फौज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और अब फाइनली मुकाबला होता है अधीरा और रॉकी के दरमियान में, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत फाइट होती है और अधीरा रॉकी पर हावी हो जाता है। और रीना की मौत के बाद वैसे भी वो काफी टूट चुका था, लेकिन फिर रॉकी हिम्मत करता है और दोबारा से उठ खड़ा होता है और अपने वही पुराने स्टाइल में हथौड़ा पकड़ता है और अधीरा का मुकाबला करने लगता है। यहाँ हम फिर से अधीरा और रॉकी के बीच में बहुत सारी फाइट देखते हैं और इसी मुकाबले में रॉकी अधीरा को बहुत बुरी मौत मारता है और अधीरा के साथी उसकी मौत देखकर डर जाते हैं। और फिर रॉकी खान चाचा से पूछता है ये लोग केजीएफ के अंदर कहाँ से दाखिल हुए, जिस पर खान चाचा उसे बताता है कि ये माइन 3 से अंदर दाखिल हुए हैं। ये सुनकर रॉकी को कुछ समझ आ जाता है और वो उसी हालत में खून में लथपथ अपनी पूरी फौज के साथ गवर्नमेंट असेंबली ऑफिस पहुंचता है। तो वहां मौजूद सब लोग डरकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रमीका सेन और पांडियन वहां खड़े रहते हैं और रॉकी अपनी गन रमीका सेन की तरफ तान देता है। और जब रॉकी गोलियां चलाता है तो वो रमीका सेन की बजाय पांडियन को शूट कर देता है
और यहाँ हमें पता चलता है कि इस पूरी कहानी के पीछे पांडियन ही मास्टरमाइंड है और ये प्लानिंग शूरवर्धन की मौत के टाइम से चल रही है और अधीरा को भी केजीएफ लाने का प्लान पांडियन का ही था। इसलिए रॉकी पांडियन को रमीका सेन के सामने ही मार देता है। इतना सब कुछ होने के बाद रमीका सेन अब बहुत बड़ा डिसीजन लेती है और वो देश की सारी आर्मी और पुलिस फोर्स को ऑर्डर देती है कि वो चाहे जमीन से अटैक करें चाहे आसमान से, लेकिन उसे केजीएफ डिस्ट्रॉय चाहिए। और अब ये ऑर्डर सुनने के बाद देश की सारी फोर्सेस केजीएफ की तरफ चल पड़ती हैं उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन वहाँ दूसरी तरफ रॉकी भी जान गया था कि अब बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है, इसलिए वो पूरे केजीएफ को खाली कर देता है और वहाँ मौजूद सब मजदूर और लोगों को वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है, यानी अब पूरा केजीएफ खाली है। वहाँ वो फोर्सेस केजीएफ पहुंचती हैं जहाँ उन्हें पूरा केजीएफ खाली मिलता है और रॉकी के घर में रॉकी भी नहीं होता। और हैरानी की बात यह थी कि वहाँ पूरे केजीएफ में सोने की एक भी ईंट नहीं थी। वहाँ दूसरी तरफ नेवी का ऑफिसर रमीका सेन को बताता है कि एक अनजान शिप उनकी तरफ बढ़ रहा है और वो शिप किसी और का नहीं रॉकी का है। यहाँ रमीका सेन के कहने पर पूरे केजीएफ के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी जाती है, जिसके बाद बहुत सारे बॉम्ब केजीएफ को उड़ाकर खाक कर देते हैं और पूरे का पूरा केजीएफ तबाह होकर जमीन के अंदर दफन हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ समुद्र में रॉकी अपना सारा सोना लेकर एक बहुत बड़ी शिप में बॉर्डर पार करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे वार्निंग दी जा रही होती है कि अगर वो रुका नहीं तो उसे उड़ा दिया जाएगा। लेकिन रॉकी उनकी बात नहीं मानता और आगे बढ़ता जाता है और इसके बाद रॉकी की शिप पर भी अटैक कर दिया जाता है, जिसके बाद रॉकी की शिप तबाह हो जाती है और सारा सोना समुद्र में गिर जाता है और यहाँ पर रॉकी की भी मौत हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब उसने पहले ही सोच रखा था कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन उसकी भी मौत आएगी और वो ये जिंदगी मजदूरों की तरह नहीं बल्कि सुल्तान की तरह जिएगा। और अब फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि केजीएफ के वो मजदूर जिन्हें रॉकी ने भेज दिया था वो एक दूसरी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें पक्के मकान बने नजर आते हैं जिन्हें रॉकी ने बहुत पहले ही उनके लिए बनवा दिया था। और अब फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि आनंद इंगलगी कहता है कि मैं केजीएफ का चैप्टर 3 भी लिखूंगा और मैं उसमें लिखूंगा कि रॉकी कैसे अपनी जिंदगी जिया था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।